अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ओबीई सिस्टम पर और ये सीएलओ पीएलओ सिस्टम क्या होता है और ये क्यों पाकिस्तान में इंप्लीमेंट हो रहा है। पहले तो ये चल रहा था कि जो पाकिस्तान की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं वो इनको अप्लाई कर रही थी, लेकिन अभी से क्या हुआ है 2024 से जो कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स हैं लाइक कंप्यूटर साइंस है, एआई है, साइबर सिक्योरिटी, आईटी, तो जो यूनिवर्सिटीज ये प्रोग्राम्स ऑफर कर रही हैं वो भी अब ओबीई सिस्टम को इंप्लीमेंट कर रहे हैं 2024 से। अब इस सिस्टम में क्या होता है, किस तरह ग्रेडिंग होती है, तो क्या डिफरेंस है जो पहले होता था और अब नहीं होगा, तो इस पर इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स के माइंड में काफी कंफ्यूजन है कि ये सिस्टम क्या है। क्योंकि जब वो एफएससी कर रहे थे या ए लेवल्स कर रहे थे तो नॉर्मली ऐसी चीजें उन्होंने नहीं सुनी थी, तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैंने जरूरी समझा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ओबीई क्या चीज है। ओबी है आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। ये कहां से आया? एक्चुअली इसका जो ओरिजिन है वो वाशिंगटन है। वाशिंगटन अकॉर्ड एक एक्रीडेशन बॉडी है जिसमें पूरी दुनिया के रिप्रेजेंटेटिव उसमें होते हैं। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इस वाशिंगटन अकॉर्ड की पॉलिसी पर अमल करेंगे तो अगर वो हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते हैं या उनको जॉब मिलती है तो उनकी जो डिग्री होगी बैचलर्स की वो वेल रिकॉग्नाइज्ड होगी, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, उसको अप्रूव किया जाएगा, उसको कंसीडर किया जाएगा। ये फायदा है। पहले जो पीईसी है जिसको हम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल कह रहे थे, जो उनके रिलेटेड जितने प्रोग्राम्स होते हैं इंजीनियरिंग के वो अप्लाई इसको कर रहे थे, लेकिन 2024 से अब जो कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स हैं उनके लिए भी इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। जो एनसेक बॉडी है एचईसी की, आपको पता है वो कंप्यूटिंग अथॉरिटी है, वो एक्रीडेशन बॉडी है, वो किसी भी बैच को एक्रीडेट करती है कि भाई ये बैच एक्रीडेट होगा कि नहीं होगा। अब उसने इसको मैंडेटरी कर दी है तो 2024 से अब कंप्यूटिंग डिसिप्लिन के अंदर भी ये सीएलओ और पीएलओ वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया है। अब हम इसको डिटेल से समझते हैं। अब ओबी एक अम्ब्रेला है, उसके अंडर जो ग्रेडिंग होती है वो डिफरेंट तरीके से होती है। तो डिग्री को पास करने का जो सबसे बेसिक जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपने पीएलओ पास करने होते हैं। अब पीएलओ क्या चीज होते हैं? प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स। जो कंप्यूटिंग डिसिप्लिन हैं, अगर हम सीएस की बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो उसके 10 पीएलओ हैं और बाकी कंप्यूटिंग के भी इतने ही होंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 10 अब जो पीएलओ है, ये पीएलओ क्या है? प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स। ये जस्ट लाइक अ स्टेटमेंट है, आपके पास हेडिंग्स हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास एकेडमिक नॉलेज कैसा होना चाहिए, नंबर 2 क्या आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, आप डिफरेंट प्रॉब्लम को जो कंप्यूटिंग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो, क्या आप डिजाइन और एनालिसिस कर सकते हो डिफरेंट प्रॉब्लम्स के, क्या आपको मॉडर्न टूल्स आते हैं, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटिंग के अंदर आप डिफरेंट टूल सीखते हो, डिफरेंट लैंग्वेज सीखते हो, C++, जावा सीखते हो, ठीक है, उसके बाद वेब डेवलपमेंट सीखते हैं, तो काफी चीजें हैं। तो ये आपका जो चेक होता है कि मॉडर्न टूल आपको आता है कि नहीं आता। इसके अलावा आप क्या टीम में काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते, इंडिविजुअल काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और इस तरह और भी काफी हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आप एथिक्स कैसे हैं, सोसाइटी के लिए आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये 10 पीएलओज होंगे जो किसी भी स्टूडेंट को डिग्री करने के लिए जरूरी पास करने हैं। यानी आपकी जो डिग्री है, डिग्री बेसिकली 8 सेमेस्टर जो आपके हैं वो टोटली डिपेंड कर रहे हैं इन 10 पीएलओज को पास करने के बाद। अगर आपका पीएलओ पास नहीं होता तो बेसिक जो डेफिनेशन है इस सिस्टम की वो ये है कि आपको डिग्री अवार्ड नहीं होगी, क्योंकि आपके 10 के 10 पीएलओ पास नहीं है। अब ये पीएलओ एक्चुअली पास कैसे होते हैं? तो स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि उसका पीएलओ पास हो गया, यानी प्रोग्राम लर्निंग आउटकम पास हो गया है। अब पीएलओ को पास करने के लिए इसके अंडर होते हैं सीएलओज या एलएलओज, क्योंकि कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी लैब्स नहीं होती। तो ऐसे कोर्सेज जिनकी लैब्स नहीं है उनमें सिंपल पीएलओ को चेक करने के लिए कोर्स लर्निंग आउटकम्स होंगे जिसको हम सीएलओ कहते हैं, और अगर उस कोर्स की लैब भी है तो उसके लिए अलग से होंगे लैब लर्निंग आउटकम। क्योंकि आपको पता है लैब की अलग क्लास होती है 3 घंटे की और कोर्स की अलग क्लासेस होती हैं। तो कोर्स को इवैल्यूएट करने के लिए सीएलओज है, कोर्स लर्निंग आउटकम्स, और उसी कोर्स की लैब को इवैल्यूएट करने के लिए लैब लर्निंग आउटकम्स है जिसको हम एलएलओज कहते हैं। अब ये डिसाइड कैसे होता है कि भाई कौन से सीएलओज होंगे, कौन से एलएलओज होंगे? स्टूडेंट को तो नहीं पता कि ये क्या बला है, ठीक है। तो उसके लिए टीचर क्या करता है, एट द स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर वो एक डॉक्यूमेंट बनाता है जिसको हम कोर्स आउटलाइंस कहते हैं। अब उस कोर्स आउटलाइंस के अंदर मल्टीपल चीजें होती हैं। वो चीजें कौन सी होती हैं? नंबर 1 आपका वीक प्लान लिखा होता है कि वीक 1 में क्या कवर करेंगे, वीक 2 में कवर क्या करेंगे, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। उसके अलावा उसमें ग्रेडिंग के रिलेटेड लिखा होता है कि भाई असाइनमेंट का वेटेज ये है, क्विज का वेटेज ये है, फाइनल का वेटेज ये है, प्रोजेक्ट का वेटेज ये है, ब्ला ब्ला। लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी होती है कि ये जो आपका कोर्स है जो कि 100% होता है, इसको इवैल्यूएट करने के लिए कौन से सीएलओज उसने बनाए हैं। तो हर कोर्स के मिनिमम 2 से 3 सीएलओज तो होते ही हैं, क्योंकि होता यह है कि मल्टीपल सीएलओज एट टाइम्स एक पीएलओ पर मैप हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके 10 पीएलओ पास करने थे, आप पहले सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं 5 कोर्सेज, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, कैलकुलस पढ़ रहे हैं,
अप्लाइड फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अब होगा क्या कि हर कोर्स के मल्टीपल सीएलओज होंगे और वो सीएलओज हो सकते हैं कि एक पीएलओ के एक से ज्यादा सीएलओ, यानी दो सीएलओज हो सकते हैं एक पीएलओ को टारगेट कर रहे हो। तो अगर आप वो दो सीएलओ पास कर जाएंगे तो इनडायरेक्ट आपका वो पीएलओ पास हो जाएगा। तो सीएलओ पास करने का कितना आपको परसेंटेज चाहिए? आपको 50% पास करना है। लेकिन अब एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है, उसके 4 सीएलओज आपके पास है, ठीक है। अब वो स्टेटमेंट्स ही होती हैं। सीएलओ में बेसिकली ये लिखा होता है कि इस सीएलओ के अंदर मैं क्या कवर करूंगा। फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग की बात करें तो सीएलओ बन सकता है कि स्टूडेंट मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ, फॉर एग्जांपल डाटा टाइप्स हो गया, तो डाटा टाइप्स के रिलेटेड जितने नॉलेज है वो स्टूडेंट के पास होना चाहिए, एक सीएलओ हो गया। दूसरा सीएलओ कंडीशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में हो सकता है, मस्ट बी अ नॉलेज। उसमें क्योंकि कुछ की वर्ड्स यूज होते हैं जब सीएलओ बनता है, तो की वर्ड्स हम उसमें पुट करते हैं जो कि रिफ्लेक्ट करता है कि स्टूडेंट को डिजाइन उसको आना चाहिए, उसको डेवलप आना चाहिए, उसको अप्लाई करना आना चाहिए नॉलेज को, क्योंकि जब हम प्रोग्राम करते हैं तो जो नॉलेज होता है उसको हम अप्लाई कर रहे होते हैं, इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक सीएलओ हो सकता है कि जो कंडीशन स्ट्रक्चर्स आपके हैं, इफ एल्स है, लूप्स हैं, ये आपको आने चाहिए। एक आपका सीएलओ फंक्शंस पर हो सकता है कि स्टूडेंट को फंक्शन बनाना आने चाहिए, मल्टीपल फंक्शंस के जो आर्गुमेंट्स हैं वो पास करने उसको आते हैं कि नहीं आते, नेस्टेड फंक्शन का यूज आता है कि नहीं आता, ठीक है। इसी तरह एक सीएलओ हो सकता है जो कि फाइल हैंडलिंग के बारे में हो। तो डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक्स इस तरह सीएलओ डिसाइड होते हैं। अब इसका फायदा क्या है? वंस सीएलओ जब बन जाते हैं ना तो इससे कोर्स पास करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट को पता है कि यार ये सीएलओ है ना तो इसमें ये चीजें आ रही हैं तो मैं इसको आराम से पास कर जाऊंगा। नॉर्मली पहले क्या होता था? पहले ये होता था टीचर का दिल करता था वो एक टॉपिक में से उठा के 20 नंबर का क्वेश्चन दे दे, उसको पूछने वाला कोई नहीं होता था। अब क्या होता है? अब उस सीएलओ को पास करने के लिए टीचर को पता है कि मैंने इस सीएलओ को बच्चों से इवैल्यूएट करवाना है। अब वो सीएलओ इवैल्यूएट कैसे होता है? सीएलओ इवैल्यूएट हो सकता है कि वो पहले क्विज में उस सीएलओ को चेक करेगा, जब क्विज आपको देगा उसमें स्टेटमेंट लिखी होगी सीएलओ 1, ठीक है। आपको चांस दिया जाएगा और उसमें क्वेश्चन की कंप्लेक्सिटी इतनी मुश्किल नहीं होती कि आप पास ना कर सकें। लेट्स सपोज एक बच्चे के नंबर आ गया 4 तो उसका वो सीएलओ हो गया फेल, ठीक है, उस क्विज के हिसाब से। तो फिर दोबारा वो सीएलओ असाइनमेंट में भी चेक होगा, असाइनमेंट दी जाएगी और उस सीएलओ की बेस पर क्वेश्चन दिए जाएंगे और स्टूडेंट वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा तो मे बी वहां पर पास हो जाए उसका। लेकिन अगर उधर भी पास नहीं होगा तो फिर जो सेक्शन 1 होता है उसमें उस सीएलओ को दोबारा फिर इवैल्यूएट किया जाएगा। तो आपको मल्टीपल चांसेस दिए जाएंगे किसी भी सीएलओ को पास करने के लिए। इसी तरह जब सेक्शन 2 होगा उसमें हो सकता है वो सीएलओ भी चेक हो रहा हो और मल्टीपल और सीएलओ भी चेक हो रहे हो। तो इस तरह करके सीएलओ इवैल्यूएट होते हैं। और सीएलओ को इवैल्यूएट करने के लिए हमारे पास रूब्रिक्स होते हैं। रूब्रिक्स बेसिकली क्या है? एक क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या होता है? वो डिपेंड करता है कि टीचर किस तरह बना रहा है। वो इस तरह बनाता है, फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने सारे कोडिंग के क्वेश्चन दिया उसने पेपर में और उसने सारा ठीक किया, यानी जो आउटपुट भी उसकी ठीक आ रही है और उसने अगर कोई प्रोग्राम करना था वो भी ठीक आ रहा है तो उसको फुल परसेंटेज वो देगा। और हो सकता है कुछ के माइनर एरर्स हो तो उसके नंबर कम कर लेगा। तो अल्टीमेटली ये रूब्रिक्स टीचर आपसे डिसाइड करेगा कि वो क्या क्राइटेरिया है, आपके नंबर वो अगर डिडक्ट कर रहा है तो किस बेसिस पर डिडक्ट कर रहा है वो आपको बताएगा कि आपके इस वजह से नंबर कम हुए। तो इस सीएलओ पीएलओ पूरे सिस्टम में एक चीज बड़ी क्लियर होगी कि जो रिलेटिव ग्रेडिंग पहले होती थी अब वो टोटली खत्म हो जाएगी, ठीक है। सीएलओ पीएलओ सिस्टम के अंदर या ओबी सिस्टम के अंदर आपकी एब्सोल्यूट ग्रेडिंग होती है। मेरी ग्रेडिंग पर अलग से एक वीडियो आप वहां से देख सकते हैं कि रिलेटिव ग्रेडिंग क्या होती है, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग क्या होती है, क्योंकि सीएलओ पीएलओ के अंदर स्ट्रिक्टली एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है। इसी वजह से पाकिस्तान की जितनी कंप्यूटिंग यूनिवर्सिटीज हैं अभी सारी के सारी वो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग की तरफ जा रही हैं, क्योंकि मैंने बताया कि एक पीएलओ को पास करने के लिए 50% नंबर चाहिए और उस 50% नंबर लेने के लिए आपके पास डिफरेंट सीएलओज होते हैं और इसी तरह लैब में एलएलओज होते हैं जो कि लैब लर्निंग आउटकम्स है। अब पहले इस तरह मैंने बताया कि जरूरी नहीं है कि तमाम सीएलओज की वेटेज एक जैसी हो सकता है एक सीएलओ की वेटेज 30% हो, एक की 20% हो, एक की 35% हो, एक की 15% हो, ठीक है। तो कोशिश करें कि मिनिमम आपने 50% लेना है। अगर आपके 50% हर सीएलओ के अंदर आ जाएगा तो आप इजीली कोर्स पास कर जाएंगे और आपका कोर्स फेल नहीं होगा। तो अगर आपका एक सीएलओ फेल हो जाता है तो इसे कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है क्योंकि सीएलओ आपके पीएलओ पर मैप हो रहे हैं और हो सकता है वही पीएलओ किसी और कोर्स में भी इवैल्यूएट हो रहा हो, तो हो सकता है आप उस कोर्स के जरिए उस पीएलओ को पास कर दें, ठीक है। अब लर्निंग के मैकेनिज्म देख लेते हैं कि लर्निंग के ना 2-3 मैकेनिज्म होते हैं ड्यूरिंग ओबी सिस्टम। एक स्टडी का ये तरीका होता है कि जब आपका सीएलओ बनता है तो वो आपका मैप होता है डिफरेंट डोमेन्स पर। अब डोमेन 3 तरह की होती है। एक डोमेन होती है कॉग्निटिव डोमेन, एक होती है अफेक्टिव डोमेन और एक होती है साइकोमोटर डोमेन। ये एजुकेशन डोमेन्स के 3 पिलर्स हैं। नॉर्मली जो कंप्यूटिंग का स्टूडेंट होता है वो ज्यादातर कोडिंग के क्वेश्चंस कर रहा होता है, उसको हम कॉग्निटिव कहते हैं, जहां पर उसने प्रॉब्लम सॉल्व करना है,
नॉलेज को अप्लाई करना है, इंप्लीमेंट करना है, कोई चीज बनानी है और कुछ एनालिसिस करने हैं उसने, तो ये कॉग्निटिव डोमेन के अंदर लाई करता है। तो ज्यादातर सीएलओज आपके कॉग्निटिव लेवल के होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन के अंदर ये होता है कि आप क्लास में कितने अटेंटिव हैं, आपकी लिसनिंग कैसी है, आप कितनी अटेंशन पे कर रहे हैं, या जब आप पेपर हल करते हैं तो आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं, आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसी है, ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। तो ये सारी चीजें कहां पर आती हैं, ये आती है अफेक्टिव डोमेन में। तो कुछ आपके सीएलओज होंगे जो कि अफेक्टिव डोमेन के रिलेटेड होंगे, और फिर बहुत थोड़े से कुछ सीएलओज ऐसे होंगे जो कि साइकोमोटर के होंगे। अब साइकोमोटर क्या होता है कि आपने लर्निंग करनी है बाय डूइंग, यानी लर्निंग बाय डूइंग, आप कुछ कर रहे हैं और वो डूइंग कौन सी, फिजिकल थिंग, कोडिंग फिजिकल नहीं है। उसमें क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल साइकोमोटर में हो सकता है कि आपने एक सेंसर बनाना है, फॉर एग्जांपल रास्पबेरी पाई आपके पास है या आर्डिनो आपके पास है, उसमें आपने कनेक्शंस लगा रहे हैं या कुछ सेंसर है उसकी इंटरफेसिंग आप कर रहे हैं, तो ये चीजें आती हैं साइकोमोटर में। डीएलडी लैब आप देखें, डिजिटल लॉजिक डिजाइन लैब, उसमें क्या होता है, हार्डवेयर होता है, आप ब्रेड बोर्ड के ऊपर डिफरेंट आईसीज जो है वो पुट कर रहे होते हैं, उनके कनेक्शंस कर रहे होते हैं, तो ये वाली जो चीज है ये साइकोमोटर के अंदर आएगी। तो डोमेन जो है वो 3 हो गई, ज्यादातर कॉग्निटिव डोमेन के रिलेटेड आपके लर्निंग आउटकम्स होंगे, फिर उसके बाद अफेक्टिव डोमेन है और फिर साइकोमोटर है। और सीएलओज बेसिकली इन डोमेन्स के हिसाब से होते हैं और सीएलओ पीएलओ पर मैप हो रहे होते हैं। तो मैंने पूरी स्टोरी के अंदर बता दिया कि ओबीई सिस्टम क्या है, इसमें पीएलओज होते हैं, डिग्री को पास करने के लिए जरूरी हैं, और पीएलओज के आगे फिर सीएलओज होते हैं, और आपके डिफरेंट सीएलओज एक खास पीएलओ पर मैप हो सकते हैं। तो ये सिस्टम है, उसको पास करना बहुत आसान है। यानी जो पहले सिस्टम था वहां पर ज्यादा स्टूडेंट फेल होते थे, आज तो वहां पर भी एब्सोल्यूट ग्रेडिंग थी, लेकिन अब इसमें स्ट्रिक्टली एब्सोल्यूट इस वजह से होगी क्योंकि आपके सीएलओ के जो नंबर होंगे वो आपके काउंट होंगे टुवर्ड्स पीएलओ, और इस तरह आपका ग्रेड लगेगा। अगर आप फास्ट के स्टूडेंट हैं तो अगर आपका जो फ्लेक्स सिस्टम है वहां पर भी आप देखें तो मार्क्स ऊपर एक नंबर लिखा होता है सीएलओ का, ठीक है, कि सीएलओ नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डिपेंडिंग कि टीचर ने कोर्स आउटलाइन में कितने सीएलओज शामिल किए हुए हैं उसके हिसाब से वो मार्किंग होती है, और हर सीएलओ की वेटेज होती है। और जब एग्जाम आएगा तो हर सीएलओ पहले उसकी स्टेटमेंट लिखी होगी, ये क्वेश्चन सीएलओ 1 का है, ये 2 क्वेश्चन सीएलओ 2 के हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिस्टम आसानियां पैदा करने के लिए इंप्लीमेंट किया गया है, और ताकि एंड पर आपके पास एक यार्डस्टिक हो कि भाई इस स्टूडेंट ने सारे पीएलओज पास किए हुए हैं, क्योंकि जो डिग्री की रिक्वायरमेंट थी इसने इस कोर्स लर्निंग आउटकम्स के जरिए उसको सीख लिया है, उसको इंप्लीमेंट या अप्लाई कर लिया है, और ये इस काबिल है कि ये किसी कहीं बाहर जाकर जॉब भी कर सकता है, हायर एजुकेशन भी हासिल कर सकता है। फिर भी आपके कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चंस हैं, आप फील करते हैं कि मैंने कोई चीज मिस कर दी, तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लैरिफाई इंशाल्लाह थ्रू द कमेंट सेक्शन। अपना ख्याल रखें और परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, जिनका एग्जाम अच्छे भी नहीं हो रहा है कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, आपको और चांसेस मिलेंगे इंशाल्लाह। दोबारा फिर से स्ट्रेंथन होके, एनर्जाइज होके अपनी एफर्ट पुट करें सही डायरेक्शन में। अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।